नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, एमपीपीएससी 2020 की तैयारी बहुत जोरों शोरों से हमारे चैनल पे चल रही है और आप लोगों को बताते हुए बड़ा आनंदमय मैं फील कर रहा हूं कि काफ़ी सारे आयोग में कंप्लीट करा चुका हूं और बहुत सा सिलेबस वो जो एमपीपीएससी 2020 में नया ऐड हुआ है वो भी हमारे चैनल पर हो रहा है। तो आयोगों की जितनी भी लिस्ट है जो मैं करा चुका हूं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यहां पर आपको एक थंबनेल में आपको चीज दिखी होगी कि जिसमें एमपीपीएससी के 2020 के प्री के नोट्स में फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वो कैसे आपको प्रोवाइड होंगे वो वीडियो के एंड तक आपको मालूम चल जाएगा, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सूचना आयोग एवं सूचना का अधिकार। अब आप बोलेंगे कि आयोग में तो सिर्फ सूचना आयोग है तो हम सूचना का अधिकार क्यों पढ़ें। तो सूचना का अधिकार पहले मिला था और क्या सारी गतिविधियां रही जिनके कारण फिर ये सूचना आयोग बनाने की जरूरत हमें पड़ी, मतलब सरकार को पड़ी, हमें क्या, हमारे लिए सरकार ने बनाया है। चलिए, तो इसी पे बात करते हुए आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन की पहले हम बात करेंगे। देखिए, सूचना का अधिकार अर्थात क्या होता है? सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का अर्थ है देश के नागरिकों को कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, मतलब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उन्हें छोड़कर विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। सूचना के अधिकार के माध्यम से कोई राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए अपने कार्य और शासन प्रणालियों को सार्वजनिक करता है। मतलब सूचना का अधिकार का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि आपको कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो कैसे क्या काम कर रहे हैं उन चीजों का हमको पता चलता है। देखिए, होता क्या है दोस्तों, लोकतंत्र में जनता अपनी पसंद के व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है। अब मेरी बात को समझिएगा कि इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरा वीडियो एक ही बार आप देखेंगे ना, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी कि क्यों ये कैसा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता अपनी पसंद के व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है, हम ही चुनते हैं। ठीक है, जनता की आकांक्षा होती है, आकांक्षा से ये एक वर्ड निकल जाता है आशंका, आकांक्षा होती तभी तो आशंका होती है। तो जनता को ये आकांक्षा होती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य करे। ठीक है, इसीलिए तो हम उन्हें चुनते हैं, अपने दायित्वों का पालन करे, इसीलिए चुना जाता है उन्हें। परंतु समस्या क्या है मित्रों? परंतु समस्या यह है कि यह जन निर्वाचित सरकार, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, सरकार स्वयं को जनता का सेवक समझने के स्थान पर इसका अधिपति समझने लगती है। मतलब हमें मतलब सेवक, जनता का सेवक समझने की जगह वो अपने आप को हमारा राजा समझने लगते हैं। ऐसी सरकारों ने मतलब सरकारों में पारदर्शिता और ईमानदारी को दरकिनारे कर रखा है इन लोगों ने। बिल्कुल, तो पारदर्शिता और ईमानदारी को दरकिनारे कर दिया है और धीरे धीरे भ्रष्टाचार और कुशासन में कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। किन्होंने? इन सरकारों ने, जिनको हम बनाते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। तो सरकार पर जन नियंत्रण को धारदार बनाने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया था। अब वो प्रदान कब गया? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 के वर्ग का में प्रदत्त अभिव्यक्ति की, ये देखिए मैं थोड़ा इसको पेन को लाइट कर देता हूं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रदत्त अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है ना जो हमें, उसी का दायरा बढ़ाकर उसी के अंदर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया गया। और 12 अक्टूबर 2005 में संसद ने सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया। अब यह सूचना का अधिकार का अधिनियम हमारा पारित हो गया। अब हम बात करेंगे सूचना आयोग की, क्योंकि क्या ऐसा रीजन रहा कि फिर आयोग की भी गणना हमको करनी पड़ी। तो देखिए, केंद्र एवं राज्य सूचना आयोग क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 की धारा 12 में और राज्य सूचना आयोग की अध्याय 4 की धारा 15 के तहत की गई है। तो ये आपको यहां पर याद ये रखना है कि जब केंद्र की बात आएगी तो अध्याय 3 की धारा 12 में है और राज्य की कहां है? अध्याय 4 की धारा 15 के अंतर्गत इनकी बात की गई है। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, यह संवर्धन के लिए
प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच निश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार में व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने हेतु केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो भैया कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हें इसका मतलब समझा देता हूं, आप लोग लैंग्वेज से डर गए होंगे। देखिए ये तो समझ में आ गया ना कौन से में क्या है, ठीक है। तो अब भाई राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार जो है, वहां के जो प्राधिकारी होते हैं वो अपना काम ठीक से करें, तो भाई उनके ऊपर भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना। उनको तो बिल्कुल आप ऐसे आप फ्रीडम तो दे नहीं सकते इतना कि जो करना है करो वाला सीन, उनको भी तो कोई को देखना पड़ेगा। तो उनकी देखरेख के लिए आयोग को बनाया गया, अब इसका गठन किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि आगे और क्या सीन होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी संरचना की। तो भैया चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का सूचना आयोग हो, उसमें एक सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, अधिकतम 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। इनकी अब नियुक्ति कैसी होगी, देखो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन यहां पर केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति होगी एक, उसकी सिफारिश पे। अब उस समिति का जो प्रधानमंत्री है वह सभापति रहेगा, उसमें एक लोकसभा के विपक्ष का नेता रहेगा और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री कोई भी वहां पर रहेगा। अब वही बात अगर हम राज्य सरकार की करें तो राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा और यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर। अब सेम ये चीजें यहां भी आ जाएंगी। तो यहां की जो समिति रहेगी इसका सभापति मुख्यमंत्री रहेगा, विधानसभा के विपक्ष का नेता यहां पर होगा, यहां लोकसभा का था तो यहां विधानसभा का विपक्ष का नेता रहेगा, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिमंडल जो होगा उसका एक मंत्री यहां पर रहेगा। तो ये 3 यहां हो गए, ये 3 यहां हो गए। अच्छा, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मैंने आपको बताया जितने भी आयोग मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आयोग जितने भी हैं उन सबका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। आयोग दिल्ली में है, परंतु आयोग केंद्र सरकार के अनुमति से देश में अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ना समझ जैसी वाली बात तो है नहीं भाई। चलो, मेरे हिसाब से आपको यहां तक की इंफॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगी होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आज का हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर 50 लाइक का, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। मैं समझता हूं कि अभी तक आपने कर दिया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं आगे, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की योग्यता क्या होती है, कि भाई इनका कुछ ना कुछ मानदंड या क्राइटेरिया तो होगा, ऐसे ही तो इनको सिलेक्ट करनी ही लिया जाता होगा। तो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव उनको होना चाहिए, विधि विज्ञान एवं तकनीकी प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, पत्रकारिता एवं जनसंचार है ना, सामाजिक सेवा या प्रशासन की विशिष्ट इनका अनुभव उनको होना चाहिए। ये जो पॉइंट 2 जो दिया हुआ है, तो पॉइंट 2 में जितनी चीजें लिखी गई हैं इनका विशिष्ट अनुभव उनको होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, देखिए ये नाम यहां पर आ गया, गलत हो गया, ये थोड़ा इसको आप नेग्लेक्ट कीजिएगा। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसको कट कर दीजिए, यहां पर आएगा नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य वो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल या संबंधित किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी व्यापार संबंधित नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रहा हो, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उसको कोई भी बड़ी पोस्ट पर वो नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। अब इनके कार्यकाल की मैं बात करूंगा आपसे, इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष से 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अब इनकी बात मैं आपको समझा देता हूं। मैं आपको एक बार जब मैंने यूपीएससी और एमपीपीएससी आपको पढ़ाया है ना, उसमें मैं इसकी डिटेलिंग आपको दे चुका हूं। मैं यहां पर आई बटन पे वीडियो को टैग कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। बाकी मैं फिर से आपको समझा देता हूं। ये जो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, जैसे कोई मुख्य सूचना आयुक्त है राष्ट्र लेवल पे, ठीक है, तो ये तो अब दोबारा बन ही नहीं सकता, ठीक है। और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं राष्ट्र लेवल पे, वो लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त की जगह पर आ सकते हैं,
ठीक है। अब बात करें राज्य की, ये केंद्र वाला हो गया, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त है और राज्य के ये अन्य आयुक्त हो गए। तो राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त है, ये व्यक्ति केंद्र के अन्य आयुक्त और केंद्र के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बन सकता है, लेकिन दोबारा उसी राज्य का, सेम राज्य का सूचना आयुक्त नहीं बन सकता। और ये जो अन्य आयुक्त हैं, ये अपने राज्य के सूचना आयुक्त बन सकते हैं, केंद्र के अन्य आयुक्त बन सकते हैं और केंद्र के ही मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। सीधी सी बात यहां पर आप ये समझ लो कि ये एक ही पोस्ट पर दोबारा नहीं बैठ सकते। सीधी सी बात यहां समझ लेते हैं। अब बात करते हैं निष्कासन की। अब इनका निष्कासन कैसे किया जाए? तो साबित कदाचार या शारीरिक असमर्थता पर। भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि भाई इन पे ऐसे ऐसे एलिगेशन, ये चीजें हैं। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि हाँ आपका लगाया हुआ आरोप सही है, तो फिर उसके बाद साबित कदाचार के रूप में उसे हटाया जा सकता है। शारीरिक असमर्थता मतलब अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए, इस कंडीशन में उन्हें हटा दिया जाएगा। दिवाली या बैंकरप्ट होने पर हटा दिया जाएगा। विकृत चित्त का मतलब होता है कि मानसिक रोगी हो जाए, वो पागल हो जाए, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। अपनी पदावधि में रहते अपने कर्तव्यों से बाहर किसी लाभ के पद पर, मतलब यहां पर तो यहां भी है और कहीं दूसरी जगह से भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर भी किसी पोस्ट में वहां से भी पैसा ले रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते, है ना। पद का दुरुपयोग करोगे तो हटा दिए जाओगे। न्यायालय द्वारा दंडित, मतलब किसी अपराध के लिए न्यायालय ने आपको दंडित कर दिया तो भी आप हट जाएंगे। अब आयोग की शक्तियां एवं कार्य क्या है, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम में उपबंधों के अधीन आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्न किसी भी ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करें। तो वो निम्न व्यक्ति कौन है? अब उन निम्न व्यक्तियों के बारे में मैं बात करूंगा। देखो, जो लोक सूचना अधिकार की नियुक्ति ना होने के कारण किसी सूचना को पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहे हो, तो लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति ना होने के कारण, अगर राज्य में या केंद्र में भाई सूचना अधिकारी नहीं है, मतलब सूचना जो आयोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, जो सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो डिपार्टमेंट है, अगर लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं है वहां पर, अगर वो एब्सेंट है, तो वहां पर वो भाई राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसके ना होने के कारण वो अप्लाई नहीं कर पाया, तो सूचना आयोग वहां उसकी सहायता करेगा। जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई किसी जानकारी को देने में से मना कर दिया गया हो, मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आ रही है लेकिन उसे देने के लिए मना कर दिया, तो वो यहां पर अप्लाई कर सकता है। जैसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना ना दी गई हो, ठीक है, इसका एक क्राइटेरिया होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन को ना 30 डेज के अंदर अंदर सूचना जो आपने मांगी है वो देनी पड़ती है। नहीं दोगे आप तो उसके लिए भी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। व्यक्ति से ऐसी फीस अदा करने की अपेक्षा की गई हो जो अनुचित हो या वह उसे अनुचित समझता हो, मतलब अगर उसने किसी इंफॉर्मेशन की बात करी आपसे और आपने बोला कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लेकिन आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो उसकी शिकायत भी वो सूचना आयोग में करेगा। उसे दी गई सूचना जो है अपूर्ण, मतलब आधी सूचना दी है, पूरी नहीं दी गई। भ्रामक मतलब मनगढ़ंत बना के कुछ भी बता दिया गया। मिथ्या या झूठा बता दिया गया उसके बारे में। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, मतलब यहां पर फाइनेंस से रिलेटेड पावर आयोग के पास होती हैं, ठीक है। आयोग को लोक प्राधिकारियों से अपने निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो डिपार्टमेंट है ना आपका, मतलब आपका सूचना आयोग जो है उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो क्या क्या मतलब उस आयोग से करा सकते हैं, उन डिपार्टमेंट से क्या क्या वो करवा सकते हैं, उसकी बात अब यहां पर की गई है। इसी अधिनियम के अधीन जुर्माना लगाना तथा किसी याचिका को अस्वीकार करने की शक्ति आयोग के पास होती है। अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने का मतलब यहां पर यह हो गया कि रिपोर्ट टाइम टाइम पर वो ले रहे हैं, हर वर्ष की रिपोर्ट, और वो चाहे ना तो मासिक प्रतिवेदन भी ले सकते हैं, मासिक रिपोर्ट भी ले सकते हैं। आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी ना मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को उसे मुआवजा देने का आदेश देना।
मतलब कोई भाई उससे आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, अब वो आपको घुमा रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा लोक प्राधिकारी, ठीक है, या फिर जो डॉक्यूमेंट थे उसको कोई क्षति पहुंच गई, तो उसका मुआवजा देने के लिए आपको आयोग बोल सकता है, उन प्राधिकारियों को, उन अधिकारियों को आयोग बोल सकता है कि आपको इसका मुआवजा भरना पड़ेगा। और अगर आपको काफी टाइम से घुमाया जा रहा है तो उसके लिए भी मुआवजे के लिए वो बोल सकता है। सूचना के अधिकार से संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तो मतलब सूचना का अधिकार कैसे कैसे मिल सकता है, उसका लोगों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हमारे भारत में एक बात सबसे बेकार यह है कि लोगों को के अंदर जागरूकता नहीं है, लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो जागरूकता नहीं है, तो उन्हें चीजों के बारे में मालूम ही नहीं होता। तो सिर्फ ये सूचना का आयोग ही नहीं, अन्य जितने भी आयोग हैं उनका एक मतलब वो लोग मतलब लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हैं, ये उनका एक काम होता है। अब लोक प्राधिकारी से जानकारी मांगने पर, अब जो मैं बोल रहा था ना कि वहां पर जानकारी नहीं दी तो उसके ऊपर कार्यवाही कैसे, तो उसकी बात अब मैं बताता हूं। देखो, लोक प्राधिकारी से जानकारी मांगने पर उसे वह जानकारी 30 दिन के भीतर उपलब्ध करानी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जानकारी फर्जी है या आधी अधूरी है, तो आप 30 दिन के भीतर पुनः उच्च प्राधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। मतलब जिस डिपार्टमेंट की आपने इंफॉर्मेशन मांगी और वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी 30 डेज के अंदर, या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो वहां का सीनियर हेड होगा उसको आप आवेदन दे सकते हैं, फिर उन्हें 30 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है, आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है या आपको लगता है कि जानकारी सही नहीं है, तो 90 दिन के भीतर आप सूचना आयोग में यह बात रख सकते हैं, फिर सूचना आयोग इसको अपने एंड से हैंडल करेगा इस चीज को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग कार्यवाही के रूप में ऐसे कदम उठा सकता है जो वह आवश्यक समझेगा। मतलब आयोग को फिर जो सही लगेगा ना भाई, वो काम करेगा। अगर उनको लगता है कि आपने काम ठीक से नहीं करा, मतलब आपने नहीं, सूचना जो मतलब आरटीआई में जो डिपार्टमेंट है उसके लोगों ने अगर इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं दी गई है, उस बिहाफ में आयुक्त तो लोक प्राधिकारी को 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। 25,000 रुपए का, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन बन के भी आ सकता है इस चीज से रिलेटेड। अब आयोग दोषी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही का मतलब, अनुशासन मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई डिसिप्लिन, कि आपको भाई जो काम आपको करने को बोला है निर्धारित समय सीमा में, उसमें क्यों नहीं आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कार्यवाही उसके ऊपर हो, उसको सारी चीजें सिखाई जाए, उसको सारी चीजों के लिए वार्निंग दी जाए, और अगर लगता है कि इसको पहले वार्निंग दी जा चुकी है और ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उसे निलंबित भी करा जा सकता है, ठीक है। अब कुछ जानने योग्य महत्वपूर्ण बातों से हम इस वीडियो को विराम देंगे कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो वाजद हबीबुल्लाह थे। वाजद हबीबुल्लाह प्रथम, ये केंद्र की बात हो रही है, ठीक है, प्रथम हमारे सूचना आयुक्त थे। अब प्रथम महिला सूचना आयुक्त दीपिका संधू थी। तो ये महिला वाला तो भाई रट डालना, रटने तो खैर आपको सारे ही हैं, पर भाई महिला वाला मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग ऐसी है कि आपको पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो TN श्रीवास्तव जी थे, और वर्तमान के जो सूचना आयुक्त हैं वो है अरविंद कुमार शुक्ल जी, जिनको आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई थी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एक बात कि जिस हिसाब से मैंने वीडियो जो क्लियर कराया है ना आपको, देखिए मैं यहां पर एक बात बताता हूं आयोग की शक्तियों के बारे में, जो मैंने आपको बात की है कि 25,000 का जुर्माना, 250 रुपए प्रतिदिन, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर ये डिटेल्स आपको और किसी यूट्यूब चैनल ने बताई हो, तो दोस्तों किसी ने नहीं बताई है, ठीक है। मुझे लगता है कि वीडियो यहां तक आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ और अन्य स्टडी ग्रुप में प्लीज इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिशा एकेडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक्स डाल रखी हैं, आप वहां से जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर जो 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा के जो फ्री नोट्स में दे रहा हूं उन लोगों के लिए। दोस्तों आपको करना इतना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है MPPSC 2020। वहां पर मैं आपको कमेंट में एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे फोन मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप करके इन 3 स्क्रीनशॉट्स को वहां पर भेज देना। मैं आपको जैसे ही मुझे वो मैसेज आपका मिलेगा मैं उसको पढ़ूंगा, मैं आपको तुरंत अपने उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।